Good morning, students. Welcome back again, हमारे नर्सिंग अकेडमी। स्टार्ट करते हैं अपने नर्सिंग फाउंडेशन की नेक्स्ट क्लास, जो हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखी थी बेटा। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। और अभी हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक का नाम है हॉस्पिटलाइजेशन एंड थेरापेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन। व्हाट इज हॉस्पिटलाइजेशन? हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि स्टेइंग पीरियड इन द हॉस्पिटल, कि हम जिस पीरियड के दौरान, जिस टाइम के दौरान हॉस्पिटल में रह रहे हैं बेटा, उसको बोला जाता है हॉस्पिटलाइजेशन। अपने आसपास, अपनी फैमिली में आप लोगों ने देखा हो, कोई भी अगर किसी को बीमारी होती है, आपको या फिर आपके लव्ड वंस को या आपके नेबर को, तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, तो एडमिशन का जो टाइम पीरियड रहता है, जो स्टे पीरियड रहता है, हॉस्पिटल में रहने का जो समय रहता है, उसको बोला जाता है हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, व्हाट इज हॉस्पिटलाइजेशन? इट इज द स्टेइंग पीरियड इन हॉस्पिटल। स्टेइंग पीरियड इन हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल के अंदर जो रहने का जो स्टेइंग पीरियड होता है, उसको क्या बोला जाता है? हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? अब जो हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में बेटा, तो उसके क्या एडवांटेजेस है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन? सबको पता है सबसे मेन एडवांटेज कि हम अपनी डिजीज को क्योर करवाने के लिए, ट्रीट करवाने के लिए क्या करते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज होएगा, दैट इज टू क्योर द डिजीज। राइट, क्योर का मतलब बेटा ट्रीट। ठीक है, टू क्योर द डिजीज, दैट इज टू ट्रीट द डिजीज। सबसे बेसिक एडवांटेज है ये हमारा। उसके अलावा और क्या एडवांटेज हो सकता है बेटा? टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट हेल्थ। ठीक है, कि पेशेंट की जो हेल्थ है, पेशेंट को हेल्थ को क्या करना? हम प्रमोट करना, कि कितने बेटर वे में हम उसकी हेल्थ को क्या कर सकते हैं बेटा? प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा एडवांटेज जो आता है, दैट इज टू प्रिवेंट इलनेस, टू प्रिवेंट इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। कि पेशेंट को फर्दर और कोई बीमारी ना हो जाए या फर्दर कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए, और ज्यादा कंडीशन जो है पेशेंट की वो वर्स ना होए बेटा। वर्स का मतलब होता है और ज्यादा खतरनाक, और ज्यादा खराब। ठीक है, तो इलनेस को और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं? हॉस्पिटलाइज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है बेटा एडवांटेजेस? टू प्रमोट साइकोलॉजिकली, टू प्रमोट साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब बेटा मेंटली। ठीक है, पेशेंट को क्या करना? मेंटली प्रमोट करना। ठीक है, ये भी हमारा हॉस्पिटल में हम रह के पेशेंट को क्या कर सकते हैं? मेंटली हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ हमारा क्या हो सकता है बेटा? टू प्रमोट सोशली, टू प्रमोट सोशली। ठीक है, कि सोसाइटी के साथ और अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। क्लियर? तो these are the advantages of the hospitalization. Hospitalization के advantages है to cure the disease, to promote the health, to prevent illness and complication, to promote psychologically and to promote the socially. ठीक है, तो is it clear कि what is hospitalization and what are the advantages of hospitalization? अब हम बात करते हैं बेटा हॉस्पिटलाइज्ड होने के एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए।
अब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड अगर हम है, पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उसके अफेक्ट भी होंगे, नेगेटिव अफेक्ट भी होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो कंटिन्यू करते हैं दैट इज अफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं बेटा। अफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अब हॉस्पिटल में पेशेंट है बेटा, हॉस्पिटलाइजेशन के जो अफेक्ट है वो पेशेंट के ऊपर तो होंगे ही, ठीक है, पेशेंट तो उन चीजों को सफर करेगा ही करेगा, साथ में जो अफेक्ट है वो और किसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी ये अफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पेशेंट, कि पेशेंट के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन का क्या क्या अफेक्ट होएगा। बताओ, सबसे पहला पेशेंट का क्या हो जाएगा बेटा, लॉस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, जो घर पे उसको जो प्राइवेसी मिल रही थी, जो प्राइवेसी है पेशेंट की, वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसके अलावा लॉस ऑफ कंफर्ट, पेशेंट को जो घर पे जो कंफर्ट जोन था बेटा वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ कंफर्ट। उसके अलावा क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। अब आप कहोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है बेटा सेल्फ डिसीजन पावर, कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन अ पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही और शी मस्ट हैव फॉलो द हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल गाइडलाइंस, हॉस्पिटल्स रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फिजिशियन एंड नर्स ऑर्डर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ ऑटोनॉमी हो जाती है पेशेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी, सेल्फ डिसीजन पावर, सेल्फ डिसीजन पावर, क्लियर, ठीक है, दिस इज अ लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। उसके अलावा और क्या हो जाएगा बेटा, पेशेंट को डर रहेगा, उसकी बीमारी का फियर रहेगा, पेशेंट एंजाइटी रहेगी पेशेंट को, ठीक है, हो सकता है पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाए बेटा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनेंशियल बर्डन तो आएगा ही आएगा पेशेंट के ऊपर, है ना, फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है। उसके अलावा क्या आएंगे बेटा, पुअर रिलेशनशिप, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो है पुअर रिलेशनशिप्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे अफेक्ट आएंगे रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, अगर कोई ऑफिस गोइंग या फिर ड्यूटी पर्सन अगर पेशेंट है तो उसका जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट अगर पेशेंट है तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है बेटा, ठीक है, चाइल्डहुड पेशेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा, डिटैचमेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम द पेरेंट्स एंड देयर फेवरेट टॉयज, डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड फेवरेट टॉयज, क्लियर। तो these are the effect of hospitalization on the patient. पेशेंट के ऊपर क्या क्या हॉस्पिटल के अफेक्ट पड़ेंगे, लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, लॉस ऑफ फियर, लॉस ऑफ एंजाइटी, लॉस ऑफ डिप्रेशन एंड द फाइनेंशियल बर्डन। उसके अलावा पुअर रिलेशनशिप हो जाएंगे, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड देयर फेवरेट टॉयज,
ठीक है, दिस आर द इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पेशेंट। अब बात करते हैं बेटा फैमिली मेंबर्स कि क्या अफेक्ट पड़ेगा फैमिली मेंबर्स के ऊपर। अफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन फैमिली मेंबर्स, बिकॉज हमारी जो फैमिली है बेटा वो भी हमारा ही पार्ट है। तो अगर हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स के भी ऊपर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। क्या क्या, सबसे पहले तो शॉक्ड, जैसे हमारी डिजीज कंडीशन है, अगर डायग्नोज की जाएगी या किसी भी रीजन की वजह से, XYZ रीजन की वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, शॉक्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा फैमिली मेंबर के अंदर फियर रहेगा बेटा, एंजाइटी रहेगी, फीलिंग सेम रहेगी। ठीक है, फोर्थ रेस्टलेसनेस, कि उनको पीस नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, उनका काम में मन नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, उसके अलावा उनमें भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या देखने को मिल सकते हैं बेटा, फैमिली डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिल सकता है बेटा, फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंजेस, कि पेशेंट का ध्यान रखते हुए जो फैमिली मेंबर्स का जो लाइफस्टाइल था बेटा वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। उसके अलावा रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी ऑफ फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की भी जो वर्क एफिशिएंसी है बेटा वो कम हो जाएगी, उनके काम में ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है हमारा, दैट इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन बेटा जो कि एक्वायर्ड होता है बाय द हॉस्पिटल, इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। अब ये पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है, अफेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स दोनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब पेशेंट तो हॉस्पिटल में रह रहा है बेटा, उसके अलावा फैमिली जो है विजिट कर रही है फैमिली मेंबर्स, तो वहां पे सराउंडिंग में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, डिफरेंट पेशेंट्स है। तो अगर हॉस्पिटल से हमें कोई किसी भी टाइप का XYZ किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हमें मिल रहा है हॉस्पिटल से, उस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली मेंबर्स, दैट इज शॉक, फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, फैमिली डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़े। ठीक है, फाइनेंशियली बर्डन रहेगा पैसों को लेके, लाइफस्टाइल चेंजेस, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड द नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो ये वाला टॉपिक था फर्स्ट, दैट इज द हॉस्पिटलाइजेशन, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द थेरापेटिक एनवायरनमेंट। तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज थेरापेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, थेरापेटिक एनवायरनमेंट जो वर्ड है बेटा, इससे क्या समझते हैं, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सराउंडिंग है ना, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बेटा, सराउंडिंग। ठीक है, बात करते हैं थेरापेटिक की, थेरापेटिक का मतलब केयर दैट प्रमोट हेल्थ ऑफ पेशेंट, दैट प्रमोट हेल्थ। ठीक है, थेरापेटिक
एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट या फिर वो केयर बेटा जो कि पेशेंट की हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करती है। उसके लिए वो कोई भी एक्टिविटी जो पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट कर रही है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज थेरापेटिक। ठीक है, तो थेरापेटिक एनवायरमेंट देना पेशेंट को, समझ रहे हो कि जब पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक थेरापेटिक एनवायरनमेंट देना, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना बेटा, ऐसा सराउंडिंग प्रोवाइड करना जो हर किसी उस फैक्टर से दूर है जो पेशेंट की कंडीशन को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट देना जो उसकी हेल्थ को प्रमोट करेगा और इलनेस को प्रिवेंट करेगा, और जो फैक्टर्स है हमारे जो इल कर सकते पेशेंट को, उनको भी क्या करवाएगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, दैट इज नॉन एज अ थेरापेटिक एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन क्या आएगी बेटा थेरापेटिक एनवायरनमेंट की? इट रेफर्स द एनवायरनमेंट दैट मेंटेन to promote health of patient, to promote health of patient and prevent illness, illness को prevent करना, as well as reducing the factors that affect patient, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है बेटा कि वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को जो कि पेशेंट की हेल्थ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इलनेस को प्रिवेंट करेगा, उसके साथ साथ उन फैक्टर्स को रिड्यूस करना जो पेशेंट को नेगेटिवली क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है बेटा थेरापेटिक एनवायरनमेंट की। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की कंडीशन को, उनको क्या करना, रिड्यूस करना। तो क्यों ना हम वही पढ़ ले, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले कि कौन कौन से फैक्टर्स है दैट अपोज थेरापेटिक एनवायरनमेंट, कि हम थेरापेटिक एनवायरनमेंट पेशेंट का मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अपोज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा फर्स्ट टेम्परेचर, कि ना तो ज्यादा कोल्ड होना चाहिए टेम्परेचर, ना ही ज्यादा हॉट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड होएगा या ज्यादा हॉट होएगा तो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, थेरापेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं होएगा प्रॉपर। सेकेंड, ह्यूमिडिटी, सेकेंड फैक्टर क्या आ जाता है बेटा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी, कि एयर में कितनी नमी है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होएगी तो बहुत ज्यादा पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, एक कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, नॉइज। ठीक है, अगर लाउड नॉइज है, लाउड नॉइज अफेक्ट पेशेंट, लाउड नॉइज भी क्या करेगा, पेशेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा और फैक्टर्स क्या आ सकते हैं बेटा हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज, कि पैथोजन और बैक्टीरियाज प्रेजेंट है बेटा हमारा। ठीक है, उसके अलावा और फैक्टर्स हमारे क्या आ सकते हैं, वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन वहां पे पेशेंट के रूम में प्रॉपर है या नहीं है। वेंटिलेशन का मतलब बेटा एयर मूवमेंट, कि प्रॉपर एयर मूव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कैसी है। उसके अलावा और हमारे फैक्टर्स आ सकते हैं, लाइटनिंग, कि लाइटनिंग कैसी है बेटा, अगर ज्यादा डार्क लाइट है तो वो भी पेशेंट की आंखों में चुभेगी, और अगर डिम लाइट है बेटा तो उसे ही पेशेंट
इजली विजुअलाइज नहीं कर पाएगा चीजों को, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि हमारे थेरापेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं बेटा रूल्स टू मेंटेन द थेरापेटिक एनवायरनमेंट। Rules to maintain the therapeutic environment. कि कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं थेरापेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो है मेनली 3 रूल फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला रूल आता है वो आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। सेकंड आता है बेटा आइसोलेशन। थर्ड रूल आता है मेंटेन द स्टेराइल फील्ड, मेंटेन स्टेराइल फील्ड इन ओटी। ओटी क्या हो जाता है बेटा, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो ये 3 मेनली रूल्स होते हैं बेटा जो कि हमारा थेरापेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन कंट्रोल, कि पेशेंट के चारों तरफ, पेशेंट के सराउंडिंग में हमें इन्फेक्शन को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है पेशेंट को, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मीन्स कंट्रोल इन्फेक्शन इन पेशेंट सराउंडिंग, इन पेशेंट सराउंडिंग। तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है बेटा वो कैसे कैसे हो सकता है, बाय फर्स्ट हैंड वॉशिंग, है ना, कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें पेशेंट को कांटेक्ट करने से पहले, पेशेंट को कांटेक्ट के बाद, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट तक के आने में, पेशेंट को कोई केयर देनी है, कोई प्रोसीजर करना है, उससे पहले उसके बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग हम करें, ठीक है। क्लियर? तो हैंड वॉशिंग से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बेटा पीपीई किट का यूज करके, यूज ऑफ पीपीई किट। पीपी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट। इसको डिटेल में आगे टॉपिक आएगा ये पीपी। तो पीपी किट में क्या क्या देखने को मिलता है बेटा, गाउन, मास्क, कैप जो हेयर कैप होती है, शू कवर, है ना, उसके अलावा आपका क्या मिल सकता है, ग्लव्स। तो ये हमारी पीपी किट होती है, इसका प्रॉपर यूज करो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या आ जाता है बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल करने का, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल में बेटा इतना ज्यादा वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट भी होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाते हो या देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में या हॉस्पिटल में कि अलग अलग कलर कोड के बिन होते हैं, डस्टबिन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड के। तो वो कलर कोड अलग अलग होता है हर एक वेस्ट को डिफरेंट डिस्कार्ड करने के लिए। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है उन वेस्ट को, सेग्रीगेट का सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उसको फिर फर्दर क्या किया जाता है, आगे डिस्पोज किया जाता है। तो उसको बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो मेनली इन 3 चीजों से हम इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा बेटा आइसोलेशन रूल। आइसोलेशन रूल का मतलब आइसोलेट कर देना, किसको, आइसोलेट द, सबसे पहले इन्फेक्शियस पेशेंट, आइसोलेट द इन्फेक्शियस पेशेंट, ठीक है। सेकेंड आइसोलेट द ओटी साइट। एक तो जो इन्फेक्शियस पेशेंट है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है बेटा,
ठीक है, इसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की जो पेशेंट होते हैं वो बीमारी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जा सकती है, तो ऐसे पेशेंट को अलग से सेपरेट रखो, अलग डिपार्टमेंट में रखो ताकि दूसरे पेशेंट को वो बीमारी ना हो। सेकंड जो हमारा आता है दैट इज ओटी साइड, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो तो वो हमारा अलग से प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मल डिपार्टमेंट के या रश वाले एरिया में नहीं होते हैं, है ना, वो मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट से अलग होते हैं ताकि वहाँ पे इतना रश ना हो, वहाँ पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन ना आए। ठीक है, तो सेकंड आइसोलेशन रूल है कि इन्फेक्शियस पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है और ओटी साइट दूर होनी चाहिए। तीसरा आता है बेटा मेंटेन द स्टेराइल फील्ड इन ओटी। स्टेराइल का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को, किसी भी इक्विपमेंट को क्या करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री करना, पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बिल्कुल फ्री करना। तो हमारा जो ओटी फील्ड है मीन्स जो ऑपरेशन थिएटर रूम है, चाहे वो कंप्लीट रूम हो, चाहे उसमें इक्विपमेंट्स हो, चाहे लाइनिंग हो, चाहे शीट हो, चाहे कुछ भी हो बेटा, वो क्या करके रखना, हमें प्रॉपर स्टेराइल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो दीज आर द 3 रूल्स टू मेंटेन द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट। क्लियर इतना? ओके, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट सब टॉपिक आता है बेटा दैट इज द प्रिंसिपल्स टू मेंटेन द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट। Principles to maintain therapeutic environment। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल, सबसे पहले कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट के लिए। अब आप कहोगे मैम आपने करने पड़ेंगे वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि बेटा अगर एक सिंगल वर्ड में अगर हम प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं तो प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस या फिर क्राइटेरिया। ठीक है, कि हॉस्पिटल की ने पॉलिसीज बनाई होती है, गाइडलाइंस बनाई होती है, क्राइटेरिया बनाया होता है कि किसी भी प्रोसेस को करने से पहले या किसी भी केयर को देने से पहले हमें वो फुलफिल करना होगा ही होगा। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया बनाया है ये हमें प्रॉपर फॉलो करना ही होगा। तो थेरेपेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है बेटा? ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है दैट इज प्रॉपर वैक्यूमिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल आता है बेटा ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव फ्रॉम इक्विपमेंट्स और सरफेस, इक्विपमेंट और सरफेस। तीसरा आता है बेटा क्लीनिंग, तीसरा हमारा आ जाता है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन बाय केमिकल्स। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल आता है यूज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ केमिकल्स। क्लियर? ओके, सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स है बेटा जो कि हमारे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले है बेटा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज प्रॉपर वैक्यूमिंग एंड क्लीनिंग, कि पेशेंट के सराउंडिंग की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वैक्यूमिंग होनी चाहिए, मस्ट है। सेकेंड
जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, या आप इसको कॉमन वर्ड में बोल सकते हो वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हर तरीके के इक्विपमेंट्स और सरफेस से क्या होएगा, रिमूव किया जाएगा। किसी भी टाइप का वेस्ट या किसी भी टाइप का पैथोजन या किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो सरफेस पे नहीं रहना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर। अब आप बात करोगे मैम इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। इक्विपमेंट्स बेटा टूल्स होते हैं दैट यूज्ड बाय फिजिशियन, जो कि फिजिशियन जो है, डॉक्टर जो यूज करता है इन केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की केयर में जो फिजिशियन जो यूज करता है टूल्स वो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो ब्लेड्स है बेटा, चाहे वो शार्प ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ग्लास वेयर्स है, चाहे वो नीडल्स है, चाहे वो लाइनेंस है, चाहे वो बेडशीट है या फिर ड्रॉ शीट है, ठीक है, ब्लैंकेट्स है, कोई भी इक्विपमेंट जो हमारा यूज होता है। ठीक है, थर्ड आता है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन बाय द केमिकल्स, कि केमिकल्स का यूज करके हम प्रॉपर इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे और प्रॉपर क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय द डिसइंफेक्शन एंड द स्टरलाइजेशन, डिफरेंस होता है बेटा दोनों का। मतलब आप कहोगे मैम यही होता है कि फ्री फ्रॉम द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन को, बैक्टीरिया को क्या कर देना, किल कर देना। ठीक है, उसी को डिसइंफेक्शन बोलते हैं, उसी को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। हाँ, दोनों का मतलब यही होता है कि पैथोजन को किल कर देना, बैक्टीरिया को किल कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, बट देयर स्टिल इज अ डिफरेंस। डिसइंफेक्शन में क्या होता है बेटा, डिसइंफेक्शन में किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, बट जो स्पोर फोम है, स्पोर फोम अभी भी प्रेजेंट है उस सरफेस पे, जिसकी वजह से वो फर्दर क्या हो सकता है, प्रॉपर एनवायरमेंट मिलने पर फिर फर्दर क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट स्टरलाइजेशन वो टेक्निक है बेटा जिसमें बैक्टीरिया को किल भी कर देते हैं, प्लस में उसकी जो स्पोर फॉर्म है उसको भी क्या कर देते हैं, हम किल कर देते हैं। ठीक है, तो जो डिसइंफेक्शन है बेटा, डिसइंफेक्शन क्या होना, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट स्टरलाइजेशन में क्या होता है बेटा, किलिंग ऑफ स्पोर फॉर्म, किलिंग ऑफ स्पोर फॉर्म ऑफ microorganism, so that it cannot grow further। ठीक है, ताकि फर्दर वो ग्रोथ ना देखने को मिले। लास्ट जो प्रिंसिपल आता है बेटा वो हमारा क्या आता है, यूज द एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब करेक्ट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है बेटा, करेक्ट। करेक्ट अमाउंट हमें केमिकल्स की यूज करनी है, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट जो है वो अलग रिस्पोंड करता है केमिकल्स से। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा ज्यादा केमिकल्स यूज करने से या फिर केमिकल्स का यूज करने से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट्स हमें केमिकल चूज करना है, उसकी परसेंटेज चूज करनी है। ठीक है, तो मीन्स choose correct chemical choose करना है and its percentage या फिर बेटा proportion। ठीक है, करेक्ट परसेंटेज और करेक्ट proportion हमें चूज करना है। ठीक है, so this is all about the hospitalization and the therapeutic environment। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।